नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको यहां पर बाइलिंगुअल मैनर में कंटिन्यू करूंगा, कवर करूंगा। और जैसा कि दोस्तों आप सभी देख पा रहे होंगे स्क्रीन में कि ये जो आपकी न्यूज होती है वो आपके सारे लीडिंग सोर्सेज से कलेक्ट की जाती हैं, फिर आप लोगों को यहां पर उपलब्ध कराई जाती हैं, जो आपके लिए सारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशली फॉर यूपीएससी सीएसई और उसके अलावा जो भी आपके स्टेट के पीसीएस एग्जामिनेशंस होते हैं वहां पर प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही दृष्टिकोण से यह सीरीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायी सिद्ध होगी। और आगे चलने से पहले दोस्तों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज चल रहे हैं, जिनके बारे में डिटेल्स में जानकारी आप इन नंबर्स पे कॉल करके जान सकते हैं और उन्हें ज्वाइन करके आप उनका महत्तम लाभ भी अर्जित कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल जो कि करंट अफेयर्स से रिलेटेड स्पेसिफिक चैनल है @ओनली करंट अफेयर्स के नाम से, अगर उसे अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर ज्वाइन कर ले, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स और नोटिफिकेशंस वगैरह होती हैं वो वहां पर आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो आइए आगे की ओर चलेंगे और आज की फर्स्ट न्यूज को देखेंगे हम। आज की जो हमारी फर्स्ट न्यूज है वो स्टार्स प्रोजेक्ट को लेके है। ये एजुकेशन से रिलेटेड आपका प्रोजेक्ट है जो वर्ल्ड बैंक की सहायता से जो है वो इंप्लीमेंट किया जा रहा है इंडिया में, इसलिए ये संदर्भ है, यहाँ पर ये रेफरेंस है, इसलिए ये यहाँ पर पुट किया गया है। एजुकेशन, हेल्थ, ये सब ऐसे टॉपिक हैं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत जो हमारे लिए हमेशा ही इंपॉर्टेंट है। वैसे आप इसको जीएस पेपर 2 में और 3 में दोनों में रख सकते हैं और डायरेक्टली प्रीलिम्स में भी इस प्रोजेक्ट के बारे में पूछा जा सकता है। तो इसका रेफरेंस क्या है कि अभी जो हमारी सेंट्रल जो हमारी कैबिनेट है उसने जो आपका स्कूली शिक्षा जो होती है उसमें सुधार के लिए वर्ल्ड बैंक से जो है सहायता प्राप्त की है 5178 करोड़ रुपए की। उसके द्वारा जो है इस परियोजना का क्या किया गया, शुभारंभ किया गया, जिसको स्टार्स बोला जा रहा है। स्टार्स का जो पूरा नाम है स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स प्रोग्राम। देख रहे हैं 3 वर्ड जो है यहां पर इंपॉर्टेंट है। टीचिंग लर्निंग मतलब स्टूडेंट्स और टीचर दोनों के संदर्भ में बात कर रहे हैं, और रिजल्ट मतलब आउटकम पर ये फोकस कर रहे हैं, जो हमारे यहां हेल्थ पॉलिसी में जो है अब फोकस किया जा रहा है आउटकम पे, प्रोडक्टिविटी पे, ठीक है ना। तो ये जो है आपका फंडिंग वगैरह नहीं पूछा जाता, लेकिन वर्ल्ड बैंक के द्वारा असिस्टेंस दिया जा रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट है आपकी ये परियोजना। अब फिर वही बात बोलूंगा मैं कि अगर ये परियोजना पढ़ने को मिला तो हमें पढ़ना क्या चाहिए। हमको पढ़ना चाहिए कि एजुकेशन जो है उसके अंतर्गत हमारे भारत देश में क्या इशू है। तीनों लेवल पे बांट के देखिए, प्राइमरी लेवल पे, सेकेंडरी लेवल पे और टर्शरी लेवल पे। मैं आपको एक मतलब बात बताता हूं, प्राइमरी लेवल पे बहुत सारे एफर्ट्स किए गए, ठीक है ना। टर्शरी लेवल पे भी किए जा रहे हैं। जो सेकेंडरी है ना हमारे यहाँ वो मिसिंग था, और जो ब्रिज मतलब बीच वाला जो पार्ट है मिसिंग है, इसलिए बहुत सारी समस्याएं जो है कहां देखी जाती है, मतलब हायर एजुकेशन में और जो उच्च शिक्षा के अंतर्गत देखी जाती है। अभी मैं डिस्कस कर लूंगा आपके साथ ये, ठीक है ना। अब देखिए प्राइमरी अगर सेक्टर की बात करेंगे हम, है ना, तो जो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है। सबसे पहले एक बात बताइए कि एजुकेशन का जो मूल उद्देश्य वो है क्या। पहली चीज, जो भी एजुकेशन से रिलेटेड आपकी कोई भी योजना होगी उसमें किस चीज को फोकस किया जाता है। पहली चीज एक्सेस, मतलब क्या, उपलब्धता। पहले तो देखिए अवेलेबिलिटी होगी तब एक्सेसिबिलिटी आएगी। आपको पता है कि एजुकेशन से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर हो चाहे और कोई आयाम हो, जब उसकी उपलब्धता होगी तभी तो लोगों की रीच वहां तक सुनिश्चित कर दी जाएगी। तो एक अवेलेबिलिटी, देन एक्सेसिबिलिटी। अगर एक्सेसिबिलिटी आ गई तो वहां पर इक्विटी की बात की जाती है। इक्विटी के अंतर्गत आप जैसे जेंडर पैरिटी भी देख सकते हैं और सारी चीजें वहां पर आप संदर्भित कर सकते हैं ना, मतलब इंक्लूसिव जो है आपकी एजुकेशन की बात कर रहे हैं। उसके अलावा जो आपका सोशल डिफरेंस है उसको भी दूर करना है। तो इन सब जो आयाम को हम मिला देते वही योजना में हम इंप्लीमेंट करते हैं। अब प्राइमरी सेक्टर में अगर आप हमारे यहां भारत देश में बात करेंगे तो किस तरीके की समस्याएं हैं, तो सबसे पहले जो आप देखेंगे कि जो आपके टीचर्स हैं, है ना, उनके संदर्भ में बात की जाती है कि उनको जो है पर्याप्त रूप से ट्रेनिंग नहीं दी जाती, तो प्रशिक्षण का अभाव है। और जब उनमें ही प्रशिक्षण का अभाव है, जब वही जो है आपके ट्रेंड नहीं होंगे तो आगे किस तरीके से वो स्टूडेंट्स को ट्रेन कर पाएंगे। तो एक जो है लैक ऑफ
क्या बोलते हैं उसको, जो ट्रेनिंग है ना, किसमें, जो अध्यापकों में। दूसरा यहां पर क्वालिटी का जो है क्या है, संदर्भ है कि भैया गुणवत्ता युक्त जो आपकी शिक्षा वहां पर उपलब्ध नहीं कराई जाती। एक कॉमन है आपका कि जो अभी भी पर्याप्त जो है आपकी जो अवसंरचना है, इंफ्रास्ट्रक्चर है एजुकेशन के अंतर्गत प्राइमरी सेक्टर में, उसका अभाव है। और उसके बाद एक इशू अब देखा जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन बढ़ रहा है, शिक्षा का निजीकरण जो प्रवृत्ति है उसका बढ़ना। उसके कारण क्या है कि इंक्लूसिव जो है आपका है ना, वो मतलब एजुकेशन के क्षेत्र में समावेशन आप कैसे सुनिश्चित करेंगे अगर अफोर्डेबिलिटी ही नहीं रहेगी, है ना। लोग एक्सेसिबिलिटी, वायबिलिटी, ये सब शब्द आप लोग यूज किया करिए। अब मान लीजिए कि प्राइवेट स्कूल में तो हर मतलब गरीब व्यक्ति तो नहीं पढ़ा सकता ना, इतनी ज्यादा फीस है। आज आप देखिए कि ये एक तरीके से पूरा का पूरा क्या बना हुआ है, एक स्टेटस सिंबल कि भैया प्ले स्कूल है, प्ले स्कूल में भेजना है तो जितने अच्छे स्कूल में भेजोगे आप उतने अच्छी उसकी नर्चरिंग होगी। है ऐसा नहीं कि जहां पर पैसा लग रहा है वहां पर ही अच्छी शिक्षा मिलेगी, ऐसा नहीं है। आज भी आप देखिए कि जिनको निकलना होता है वो गांव बैठे भी आपके लोग निकल रहे हैं, है ना। तो जरूरी नहीं कि जहां पैसा ज्यादा लग रहा है वहां पर जो है हमको क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी, है ना। इसके अलावा और आप समस्याएं देख सकते हैं, जो लर्निंग आउटकम जो यहां पर फोकस किया जा रहा है, जिसके लिए एसर रिपोर्ट आता है ना। स्वयं के बारे में आप लोगों ने सुन रखा होगा, एनुअल स्टेटस जो निकालता है वो एजुकेशन रिपोर्ट के मतलब रिपोर्ट के अंतर्गत। उसके अलावा यहां पर स्टूडेंट, छात्र और छात्रा दोनों आएंगे उसमें, उनके संदर्भ में कि जो टोटल एक क्लास में अगर क्लासरूम की बात करें तो उसमें जितने स्टूडेंट्स हैं उसके रिस्पेक्ट में कितने मतलब जो है वहां पर टीचर्स की अवेलेबिलिटी है, उसका रेशो देखते हैं तो यहां पर बहुत ही लोअर लेवल पे ये जो रेशो है हमारे यहां दिखाई देता है। इसके अलावा प्री स्कूल ट्रेनिंग का भी अभाव था हमारे यहां। फिर बहुत सारे आप इनिशिएटिव देखते हैं सरकार के द्वारा, जैसे राइट टू एजुकेशन है आपका, नो डिटेंशन पॉलिसी है ना, उसके अंतर्गत कंप्रिहेंसिव और कंटिन्यूअसली इवैल्यूएशन देखते हैं आप। फिर बोलते हैं कि प्राइवेट जो आपके मतलब स्कूल है वहां पर भी कुछ सीटों का आरक्षण किया जाए, है ना। एज एप्रोप्रिएट क्लास में प्रवेश भी दिए जाने की बात है ना। प्रमाण पत्र के अभाव में, जैसे मान लीजिए एज का अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो उसमें जो प्रवेश है वो वहां पर रिस्ट्रिक्ट नहीं किया गया है, ठीक है ना। इसमें आप देखते भी हैं बहुत सारे आपके इनिशिएटिव्स, जैसे राजस्थान ने लिया है उसका जो मॉडल माध्यमिक शिक्षा है, उसमें वो मॉडल माध्यमिक शिक्षा है, माध्यमिक प्लस प्राथमिक दोनों को उसने क्या कर दिया, लिंक कर दिया है, एकीकृत कर दिया है, तो ड्रॉप आउट वगैरह नहीं होता बीच में। सबसे ज्यादा जो ड्रॉप आउट है यहां पर देखा जाता है। अब सेकेंडरी जो आपका माध्यमिक शिक्षा है उसके संदर्भ में देखेंगे तो सबसे पहली चीज ड्रॉप आउट सबसे ज्यादा यहां पर है। उसके अलावा फंक्शनल टॉयलेट की प्रॉब्लम है, तो गर्ल चाइल्ड जो है आपकी वो वहां पर जाने से झिझकती है। उसके बाद आप देखेंगे कि लैक ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, यहीं से तो स्किल्स वगैरह नहीं मिल पाती उनको, तो फिर वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने के लिए मजबूर होते हैं, फिर वही पॉवर्टी के विस्कस साइकिल में पड़ जाते हैं। उसके अलावा फ्री एंड कंपलसरी वाला तो यहां हिसाब किताब है नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है ही, टीचर्स की कमी है, टीचर से स्टूडेंट का रेशो जो है वो भी लोअर लेवल पे यहां पर जो है ना, वो बहुत ही जो है वैश्विक स्तर पर देखेंगे कंपेयर करके तो उसके तुलना में अभी भी हमारे भारत देश में बहुत कम है। उसके अलावा करिकुलम इज नॉट प्रैक्टिकल, मतलब प्रैक्टिकल करिकुलम को यहां पर जो है स्थापित नहीं किया गया है। इसके लिए सुझाव जैसे मिड डे मील स्कीम लागू की गई है ना, मतलब आरटीआई को यहां तक विस्तारित करने की बात की जाती है कि आपके जो माध्यमिक स्कूल है वहां तक आप विस्तारित करके उसका लाभ देखें, बाल श्रम को प्रतिबंधित करें और उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करें। राष्ट्रीय जो आपका माध्यमिक शिक्षा अभियान है वो आप देखते ही हैं इसके अंतर्गत, है ना। उसके अलावा जो है आप एक चीज और भी यहां पर जो देख सकते हैं कि भैया जो भी आपके स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड प्रोग्राम है उनको वहां पर इंप्लीमेंट भी कराया जाए और उनको वहां पर इस तरीके से वहां पर इंसेंटिव भी दिया जाए कि वो सीखने के लिए लालायित हो, वहां पर उत्सुक हो, है ना, ताकि स्किल डेवलपमेंट हो सके। उसके बाद देखिए टर्सरी लेवल पे देखेंगे तो यहां सबसे बड़ी प्रॉब्लम ऑटोनॉमी की थी, जिसको गवर्नमेंट अभी मतलब एड्रेस भी कर रहा है। उसके अलावा R&D और मतलब इनोवेटिव जो आपके डायमेंशन है वहां पर लैक देखा जाता है भारत में। क्वालिटी टीचर्स का अभाव है, एडहॉक में जो आपकी अपॉइंटमेंट होती है वो ज्यादा है। उसके अलावा देखेंगे आप डिस्क्रिमिनेशन, जो टीचर्स स्टूडेंट रेशो है वो जो माना जाता है 22:1 है हमारे यहाँ, जबकि आइडियल जो है 10:1 होता है। प्राइवेट एजुकेशन ज्यादा है इसलिए खर्चा ज्यादा है, तो भैया वायबिलिटी नहीं होगी तो एक्सेसिबिलिटी कैसे सुनिश्चित करेंगे आप। उसके अलावा आप देखेंगे कि प्रैक्टिकल करिकुलम के यहाँ भी अभाव है और इसीलिए आपका एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है। इसलिए
जो है वहां पर आप देखते हैं टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन नहीं, जिस पर लगातार सरकार कार्य कर रही है ना। इसके अलावा आप देखेंगे कि बहुत सारी पहल है, हेफा है आपका, है ना। उसके अलावा आप देख रहे हैं कि बहुत सारी जैसे यूजीसी की शक्ति को अब कर्टेल करके और फिर उसके अलावा एक नया आयोग बनाया गया, ये सब आप देख रहे हैं, ठीक है ना। उच्च शिक्षा में सुधार से न्यू जो आपकी एजुकेशन पॉलिसी है उसको हमने यहां पर कवर भी किया है। अब शिक्षा का महत्व क्या होता है, सोशल मोबिलिटी, है ना, टॉलरेंस, सामाजिक पूंजी, मानव पूंजी, क्योंकि पूरे देश की जो आपकी मेन पूंजी है वो क्या है, जब भी कोई जो बच्चा जन्म लेता है, चाहे गर्ल चाइल्ड हो चाहे आपका बॉय चाइल्ड हो, उसको जो है आपके सबसे पहले क्या दिया जाना चाहिए, हेल्थ और एजुकेशन, ठीक है ना। उनकी जब माँ जो है अवेयर होंगी तभी तो उनकी हेल्थ का ख्याल रखेंगे, क्योंकि हेल्थ का ख्याल वो खुद नहीं रख सकते ना बच्चे, तो सबसे पहले हेल्थ देन एजुकेशन। अब हेल्थ और एजुकेशन दे दिया आपने उसको और उसके बाद उसको स्किल दे दिया, तो उससे क्या हो गया उनका, है ना, स्किल डेवलपमेंट करा दिया, तो वो जो है आपकी सोशल कैपिटल और सोशल कैपिटल से ह्यूमन कैपिटल में जो है आपके ह्यूमन कैपिटल और सोशल कैपिटल में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं और देश के लिए फिर वो अपनी भूमिका का निर्वहन कर पाते हैं, ठीक है ना। नॉर्मल सी चीज है, एक व्यू दिया मैंने कोर पार्ट एजुकेशन का कि हमको कैसे कवर करना। अब हम इस प्रोजेक्ट के बारे में देख लेते हैं। तो भैया सबसे पहली चीज ये है कि ये जो आपकी योजना है इसके बारे में बता दूं मैं आपको, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसका पूरा नाम स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट प्रोग्राम है। स्टार्स जो है भारत के लिए 6 स्टेट्स के लिए स्पेसिफिकली जो है आपका ये वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड आपका क्या है, जो मतलब समर्थित एक परियोजना है, मतलब जो सहायता असिस्टेंस दिया जा रहा है वर्ल्ड बैंक के द्वारा दिया जा रहा है। अब ये जो आपके 6 राज्य हैं इनका नाम आप याद रख सकते हैं, हिमाचल प्रदेश है, केरला है, एमपी है आपका, महाराष्ट्र है आपका, ओडिशा है आपका और राजस्थान है, ठीक है ना। तो इसमें ये बताया जा रहा है ये जो आपकी परियोजना है इससे अगर बात की जाए तो आपके लगभग 1.5 जो मिलियन स्कूल हैं उसके अंतर्गत जो 250 मिलियन स्टूडेंट्स हैं 6 साल से 17 साल तक के, मतलब 6 to 17 ईयर्स के एज वाले स्टूडेंट्स को यहां पर फायदा मिलेगा, है ना। तो और इसमें जो है 10 मिलियन जो है आपके टीचर्स को भी यहां पर कवर किया जाएगा इस योजना के अंतर्गत, उनमें भी सुधार किया जाएगा। वही जो लैक ट्रेनिंग की बात कर रहे थे ना कि प्रशिक्षण का अभाव है, लैक देखा जाता है वहां पर, तो उस डोमेन पे वहां पर काम करेंगे। तो ये लोग जो वहां पर लाभान्वित होंगे 1.5 मिलियन स्कूल, 10 मिलियन शिक्षक और 250 मिलियन स्कूली छात्र जो है। नॉर्मल सी चीज है, डेटा है। अब इसके बाद आप देखेंगे कि इसके अंतर्गत ना एक जो है आपका एस्टैब्लिश किया जाएगा इंडिपेंडेंट एंड ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन, जिसका नाम है परख। नाम से समझ में आ रहा, परखना है, असेसमेंट करना है। तो राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र क्यों किया जाता है, यही तो कि भैया आउटकम क्या आ रहा है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए वहां पर असेसमेंट करना जरूरी है। जब आपके पास डेटा होगा तभी तो आप देखेंगे कहां पर लैक है, फिर आप उस पर सुधार कर सकेंगे। यही नॉर्मल चीज लिखी हुई है यहां पर, देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। नेशनल असेसमेंट जो आपका सेंटर है नेम्ड परख, इसको भी स्टैब्लिश किया जाएगा, ठीक है ना, अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, उसी के अंतर्गत किया जाएगा, ठीक है ना। और इसको याद रखिएगा, प्रीलिम्स में भी कोट किया जा सकता है ये। इसके अलावा यहां पर कंपोनेंट्स बता रहे हैं स्टार्स प्रोजेक्ट के, 2 मेन कंपोनेंट है। एक तो नेशनल लेवल पे आपका इंटरवेंशन बता रहे हैं, तो इसमें क्या करना है, स्ट्रेंथनिंग करना है आपका, है ना। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है आपका नेशनल डेटा सिस्टम टू कैप्चर रोबस्ट एंड ऑथेंटिक डेटा ऑन रिटेंशन, ट्रांजिशन एंड कंप्लीशन रेट्स ऑफ क्या, जो आपका स्टूडेंट्स का है, ठीक है ना। कहने का मतलब क्या कि जब तक आपके पास डेटा नहीं होगा, सबसे पहली चीज कोई भी योजना आप किसी भी जो आपके स्पेसिफिक ग्रुप के लिए अगर सोसाइटी में देश में लॉन्च कर रहे हैं, तो जब तक आपके पास ऑथेंटिक डेटा नहीं है आप किसी तरीके का वहां पर काम नहीं कर सकते। तो सबसे पहली चीज वो की गई है कि भैया ऑथेंटिक डेटा का संग्रहण करना है और जो राष्ट्रीय डेटा प्रणाली है उसका संवर्धन करना है, ठीक है ना। किस लिए, रिटेंशन, ट्रांजिशन और भी जो संदर्भित आयाम है उनसे संदर्भित डेटा को प्राप्त करने के लिए। उसके बाद आप देख रहे हैं टू सपोर्ट the Ministry of Education in the reform of the states by encouraging the state government reform agenda through SIG, मतलब स्टेट इंसेंटिव ग्रांट के द्वारा इन राज्यों में जो है शिक्षा से संदर्भित जो है बहुआयामी जो आपका मल्टी डायमेंशनल बेसिस पे वहां पर डेवलपमेंट करना है। नॉर्मल सी चीजें यहां पर, है ना। अनुदान वगैरह आप लोग देखते होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिया जाता है ना राज्यों को जो अनुदान है, आर्टिकल 275 282 आप लोग पढ़ते होंगे। तो उसी तरीके से यहां पर भी बात की जा रही कि भैया उनको ग्रांट
देंगे तो वो जो है प्रोत्साहित होंगे उस क्षेत्र में काम करने के लिए। उसके अलावा सपोर्टिंग द स्ट्रेंथनिंग ऑफ लर्निंग असेसमेंट सिस्टम, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लर्निंग असेसमेंट सिस्टम। उसी का तो मूल्यांकन करना है कि भैया बच्चों में किसी तरीके का सुधार हो रहा है कि नहीं, कि 80% लेके खुश हैं हम कि हम जो है 80% जो है हमारे आए हैं। लेकिन अगर हम देखें तो प्रैक्टिकल नॉलेज अगर हमारे पास नहीं है तो हमको एटीट्यूड बदलने की जरूरत है, क्योंकि हम पढ़ते सिर्फ इसलिए कि हमारी नौकरी लग जाए। हमने किया इंजीनियरिंग, हमारी नौकरी लगी एमबीए में, तो जो 25 साल में हमने कमाया था उसको छोड़ दिया, हम एमबीए करने चले गए। दैट वाज द एटीट्यूडनल प्रॉब्लम, कि आपने जो 25 साल कमाया उस फील्ड को आपने छोड़ दिया। क्योंकि हमारा ओरिएंटेशन जो है आज की सोसाइटी में, उपभोक्तावादी संस्कृति में कैसी है, पैसा मिल जाए दैट्स इट, पैकेज कितना है ये नहीं पूछा जाता कि स्किल क्या है, आपने क्या स्किल वहां पर गेन की है। ठीक है ना, ये नॉर्मल सी चीज है, कभी और डिस्कस करेंगे। नॉर्मल सी चीज है, इट विल हेल्प टू एस्टैब्लिश द नेशनल असेसमेंट सेंटर, जो आपका परख है ना, उसके द्वारा जो है। दूसरा स्टेट लेवल पे जो बता रहे हैं, इसमें क्या करना है, सबसे पहले अर्ली चाइल्डहुड केयर है एंड बेसिक एजुकेशन, है ना, इस पर कार्य भी हो रहा है हमारे भारत देश में। आप लोगों ने देखा है एसएसए वगैरह, सर्व शिक्षा अभियान, है ना, बहुत सारी चीजें आप लोगों ने उसके अंतर्गत देख रखी होगी। विद्यांजलि जो स्कीम है, राष्ट्रीय आविष्कार अभियान, पढ़े भारत बड़े भारत, है ना, उसके अलावा लर्निंग आउटकम बढ़ाने के लिए बहुत सारे जो है काम किए जा रहे हैं, शगुन पोर्टल वगैरह, आप देखेंगे बहुत सारी चीजें, अपन बाद में भी बात कर लेंगे इसमें। ठीक है ना, इसके द्वारा जो है यहां पर लिखा गया है कि स्ट्रेंथनिंग द इंस्ट्रक्शन सिस्टम इन द क्लासरूम थ्रू टीचर डेवलपमेंट एंड स्कूल लीडरशिप, बिल्कुल सीधी बात है। इसके अलावा टीचिंग असेसमेंट सिस्टम, भैया शिक्षण मूल्यांकन आकलन प्रणालियों में सुधार करना। रिमोट एरियाज में जाके देखिए क्या स्थिति है, स्टूडेंट्स बेचारे किस तरीके से जो है कंपीट करें, है ना। तो इसके अलावा यहां पर लिखा गया है कि जो आपकी टू सपोर्ट डिसेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट अप्रोच फॉर इंप्रूव्ड सर्विस डिलीवरी, तो सर्विस डिलीवरी के लिए जो बात कर रहे हैं, विकेंद्रीकृत जो आपका प्रबंधन, जैसे सेंटर से स्टेट और फिर स्टेट से थर्ड टियर, इस तरीके से बोलते हैं ना, हमारे यहां विकेंद्रीकरण किया गया है। तो विकेंद्रीकरण करके जो है वहां पर सर्विस डिलीवरी को क्या करना है, वहां पर उसको उसमें जो है क्वालिटेटिव जो है इंप्रूवमेंट लाना है। सेंडिंग गाइडेंस एंड काउंसलिंग टू स्कूल डिप्राइव्ड चिल्ड्रन, मतलब जो वंचित बालक हैं, विद्यालय जाने से जो बेचारे ड्रॉप आउट हो जाता है मजबूरी में, कि उनके घर में जो है जरूरी है कि उनको बाल श्रम करना पड़ रहा है, तो उसके कारण क्या है कि उनको जो वहां पर उनकी काउंसलिंग करना और उनको वापस से जो आपका एजुकेशन सिस्टम है उसमें एम्बेडेड करना। ठीक है ना, और उनके अंतर्गत अगर उनकी एज वाइज फिर वहां पर जो है सॉल्यूशन निकालना कि उनको स्किल्स भी प्रोवाइड करना, वोकेशनल ट्रेनिंग, ताकि जो है वो जो है रोजगार प्राप्त कर सकें और अध्ययन कर सकें। ठीक है ना, तो चिल्ड्रन एंड प्रमोटिंग वोकेशनल एजुकेशन स्कूल्स बाय गिविंग इंटर्नशिप के बारे में तो बहुत सारे प्रोग्राम आपके चल भी रहे। इसके अलावा ये बताया जा रहा है यहां पर कि बेनिफिट्स क्या होगा स्टार्स के प्रोजेक्ट, सीधी बात है, एक्सेस एंड रिटेंशन विल बी जो है आपका इंश्योर्ड, मतलब देखिए सीधी बात है कि जो आपके यहाँ ड्रॉप आउट वगैरह की समस्या है वो कम होगी, गुणवत्ता में सुधार होगा, सारी चीजें आप अपने आप से जो है सोच के लिख सकते हैं। द राइट टू एजुकेशन शैल हैव ज्यूरिसडिक्शन, है ना, कैन इंटरफेयर विद क्वालिटी, विल इंश्योर टीचर्स एजुकेशन, विल इंश्योर जेंडर एंड इक्विटी, इंक्लूसिव एजुकेशन विल बी जो आपका प्रमोटेड। क्या नई चीज यहां पर लिख दी गई है, इसमें दो चीजें और याद रखिएगा। इस जो आपके नेशनल जो आपका एलिमेंट है, इसके अंतर्गत कंटीजेंसी इमरजेंसी रिस्पांस कंपोनेंट भी शामिल है। इसमें आपका नेचुरल और मैन मेड और जो भी हेल्थ हजार्ड्स वगैरह हैं उसके संदर्भ में इसको और भी ज्यादा जो है अकाउंटेबल बनाया जाएगा। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। इसके अलावा आप देखेंगे कि इसके लाभ में जो सुधार होगा इसके अंतर्गत वो क्या है, तो भैया सीधी बात है, जो आपका इसके अंतर्गत आप समझिएगा कि ट्रेंड आपके स्टूडेंट्स को तो ट्रेन करना ही है और उसके संदर्भ में जो आपके टीचर्स हैं उनको ट्रेन करना है, और जो हमारे यहाँ ह्यूमन कैपिटल की आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करने के लिए प्राइमरी लेवल पर जो है आपके स्टूडेंट्स की जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें इन्वेस्टमेंट करना और उनके सोशल एटीट्यूड में, है ना, संज्ञानात्मक जो उनका कॉग्निटिव जो आपकी क्षमता है उसमें जो है क्या करना है, एनहांसमेंट करना है, और भाषा कौशल विकास भी सुनिश्चित करना है। अब इसके जो लाभ वगैरह हैं वो हमने सब कुछ देख लिया है, और आपको पता है कि जो हमारी नेशनल जो एजुकेशन पॉलिसी उसके अंतर्गत भी आप देखेंगे तो नेशनल और स्टेट लेवल पे बात किया जा रहा है, जो भी आपके लर्निंग आउटकम है उनकी निगरानी करने के लिए, स्टैंडर्ड रिव्यू करने के लिए वहां पर दिशा निर्देश देना होगा, उसी संदर्भ में यहां पर बात की जा रही है। ठीक है ना, इसके बाद आगे की ओर चलेंगे, इसको यूज कर सकते हैं आप, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है ये आपकी थैलेसीमिया जो बाल सेवा आपकी योजना है उसके बारे में यहां पर बताया जा रहा है। तो देखिए ये आपका हेल्थ से रिलेटेड है, पेपर
2 में आप इसको रख सकते हैं, जीएस पेपर 2 में, ठीक है ना। और ये यहां पर रेफरेंस ये है कि अभी जो हमारी जो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं उनके द्वारा जो है इसका शुभारंभ किया गया है, ठीक है ना, मतलब दूसरे चरण का शुभारंभ किया गया है, याद रखिएगा सेकेंड फेज है ये आपका, है ना। तो थैलेसीमिया बीमारी से जो भी ग्रस्त आपके लोग हैं, है ना, उनको जो है मतलब उनके संदर्भ में, है ना, ये जो है आपकी थैलेसीमिया बाल सेवा योजना का सेकंड जो चरण है वो स्टार्ट किया गया। ये तो रेफरेंस हो गया हमारा। अभी ये जो है इस योजना के बारे में हमको जानना है, तो सीधी सी बात है, ये जो आपकी योजना है ये लॉन्च की गई थी 2017 में, ठीक है ना। ये जो योजना है आपकी, आप देखेंगे तो जो कोल इंडिया है आपकी, उसकी जो CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके अंतर्गत जो है जो बोलते हैं ना हेमाटोपियोटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन कार्यक्रम के अंतर्गत, मतलब वित्त पोषित है ना, हेमा जिसको बोला जा रहा है हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल जो आपका ट्रांसप्लांटेशन है ना, उसी के अंतर्गत जो है इसको क्या किया गया है, शुरुआत किया गया है। तो याद रखिएगा कोल इंडिया का CSR फंडेड है, ये फंडिंग वगैरह की व्यवस्था है, 2017 से स्टार्ट है। इसका जो मतलब उद्देश्य होगा, क्या होगा, प्रोवाइड अ वन टाइम ट्रीटमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर पेशेंट विथ जो आपका हेमोग्लोबिनोपैथीज सच एज जो आपकी थैलेसीमिया एंड सिकल सेल डिसीज हु हैव अ फैमिली डोनर, ठीक है ना। तो भैया इसका उद्देश्य यह है कि जो भी थैलेसीमिया है और सिकल सेल जैसी जो भी आपकी हीमोग्लोबिन है ना पैथी जिसको बोलते हैं, उससे संदर्भित जो रोग है, उसके लिए परिवार को जीवन में एक बार जो है इलाज कराने का अवसर प्रदान करना। एक्सेसिबिलिटी ही तो करा रहे हैं, एफोर्डेबिलिटी ही तो वहां पर क्या कर रहे हैं, सुनिश्चित कर रहे हैं, ठीक है ना। अब ये आपका थैलेसीमिया होता क्या है, तो आपको पता है ये जेनेटिक आपका डिसऑर्डर है, क्रॉनिक या आपका ब्लड डिसऑर्डर होता है। इसके कारण होता क्या है, जो आपकी RBC होती है उसमें पाया जाने वाला जो आपका हीमोग्लोबिन होता है वो अपेक्षित मात्रा में, मतलब जो आपकी जितनी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से वहां पर निर्मित नहीं हो पाता। इसके कारण एनीमिया वगैरह हो जाता है, ब्लड की कमी हो जाएगी, रक्त की कमी, और जो आपका क्या होता है, जीवित रहने के लिए प्रति 2 से 3 मतलब 2 से 3 वीक में ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता पड़ जाती है। और भारत में अभी तक आप देखेंगे करंट सिनेरियो ये कि 40 मिलियन जो लोग हैं वो थैलेसीमिया से पीड़ित हैं, और इसीलिए भारत को थैलेसीमिया कैपिटल विश्व की बोला जाता है, और हम डायबिटिक कैपिटल भी बन जाएंगे 2030 तक। और यहां प्रति माह देखा जाए तो आपका 1 लाख से अधिक रोगियों को जो है आपके ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है आपका प्रदान किया जाता है, मतलब रोगियों को रक्तदान, क्योंकि भैया उनकी कमी है, रक्त की कमी है, तो एक्सटर्नल तरीके से जो है उस कमी को पूरी करने की कोशिश की जाती है ना। यही सब चीजें यहां पर लिखी गई है कि इनिशिएटिव वाज टारगेटेड टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू अ टोटल ऑफ 200 पेशेंट विद द पैकेज कॉस्टिंग ऑफ 10 लाख पर पेशेंट। उसके बाद ये बताया गया है कि ये जो डिसीज है आपकी, है ना, इसके अंतर्गत जो है इनको वन टाइम जो है ट्रीटमेंट अपॉर्चुनिटी जो है पेशेंट्स को प्रदान किया जाएगा जो आपके हीमोग्लोबिन संबंधी रोगों से क्या है, ग्रसित हैं। इसके अलावा है क्या, ये मैंने बता दिया आपको, ठीक है ना, कि ये आपका इनहेरिटेड जेनेटिक आपका क्या है, आपका ब्लड डिसऑर्डर है, ठीक है ना, इनहेरिटेड है, और जिसमें लो ऑक्सीजन रिच प्रोटीन जिसको हीमोग्लोबिन बोलते हैं एंड लो रेड ब्लड सेल्स इन द बॉडी वो हो जाता है। इसके अलावा जब आपका इनफ आपका हीमोग्लोबिन बॉडी में नहीं होगा तो आपकी क्या होगी, जो सेल्स वगैरह होंगी RBC वो आपकी ठीक से काम नहीं कर पाएंगी, प्रॉपरली काम नहीं करेंगे, है ना। Hence less healthy red blood cells travel in the blood, नॉर्मल सी चीज है। और इसके जो मेन सिस्टम है, आप मतलब जो भी आपके सिम्टम्स देखे जाते हैं इसमें, तो इसमें थकान वगैरह है ना, फैटिग होगा, वीकनेस होगा, पैलनेस होगी, स्लो ग्रोथ होगी। देखिए नॉर्मल चीज है। अब जब आपके में हीमोग्लोबिन की कमी है तो बोलते नहीं आयरन कमी, हीमोग्लोबिन कमी, बढ़ाओ, तो सारी वीकनेस और सारी बीमारियों का घर तो वही है। बाकी चीजें आप अपने से यहाँ पर क्या कर लेंगे, उसको आप पीलापन आ जाएगा भैया। ब्लड अगर मतलब ब्लड में हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, RBC कम हो जाएंगी, है ना, हेल्दी RBC नहीं रहेंगे उसके अंतर्गत, तो जो है पीलापन आ जाएगा, है ना, रेडनेस कम हो जाएगी, उसमें हीमोग्लोबिन कम होता है, घर में सुनते होंगे, उसी तरीके से इसको आप समझिएगा। इट्स माइल्ड फॉर्म्स डू नॉट रिक्वायर ट्रीटमेंट, इसका जो माइल्ड फॉर्म होता है उसके लिए ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती, लेकिन जो है आपका सेवर जो आपका मतलब खतरनाक जो इसका प्रारूप है, में रिक्वायर ब्लड ट्रांसफ्यूजन और डोनर स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, मतलब ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। डोनर आपका स्टेम सेल एम्ब्रॉयनिक, ये सब इस बार भी पूछा गया, हमेशा इंपॉर्टेंट है ना। CRISPR-Cas9 जो अपन देखते हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत, जीन एडिटिंग वगैरह, वो देख जाइएगा। नॉर्मल सी न्यूज थी ये आपकी, डायग्रामेटिक यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, इसको याद रखिएगा, ये आपका प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सेपरेट क्वेश्चन मेंस में कभी भी नहीं बनेगा, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज है हमारी, ये आपकी भारत मैक्सिको इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है। तो देखिए जो है
ये कभी बायलैटरल ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, क्योंकि पड़ोसी और जो सुपर पावर से पूछे जाते हैं। फिर भी पता होना चाहिए, कहीं पर कोट कर सकेंगे हम कि इंडिया किस किस टाइप के जो है आपके क्या ले रहा है, मतलब इनिशिएटिव्स ले रहा है, ठीक है ना। तो अभी इसका रेफरेंस ये है कि हाल ही में जो है आपका यहां पर जो हाई लेवल की जो आपकी क्या है, जो ग्रुप है आपका, है ना, बायलैटरल, जिसको द्विपक्षीय उच्च स्तरीय समूह बोला जाता है भारत और मैक्सिको के संदर्भ में, उनकी जो है 5th बैठक हुई है और ये भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो है आयोजित की गई है। ये किस किस के मतलब किस संदर्भ में है, ट्रेड के भी, इन्वेस्टमेंट के भी और कॉर्पोरेशन के संदर्भ में जो है आपकी ये पूरी की पूरी जो है बैठक का आयोजन किया गया है, ठीक है ना। तो ये यहां पर डेट वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती कि 9 अक्टूबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया गया, ये रेफरेंस है। अब हमको ये देखना है कि जो रिलेशन है वो किस टाइप के हैं, ये कब स्टार्ट किया गया है ना, क्या जो अतीत में क्या टाइमलाइन है हमारी, उसके साथ जो भी रिश्ते हैं हमारे बायलैटरल द्विपक्षीय संबंधों की बात कर रहे हैं। तो यहां पर 4th मीटिंग जो आपकी क्या है, बायलैटरल हाई लेवल जो आपके क्या है ग्रुप है ना, किसके किसके बीच में, इंडिया और मैक्सिको की बात करें, फॉर ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड कॉर्पोरेशन एट द लेवल ऑफ कॉमर्स सेक्रेटरी वाज हेल्ड इन जुलाई 2016 इन मैक्सिको सिटी, कैपिटल ऑफ मैक्सिको, ठीक है ना। वहां से जो है इसकी क्या की गई थी, 4थी बैठक जो है आपकी, ठीक है ना, 2016 में आयोजित की गई थी वाणिज्य स्तर पे, है ना, कमर्शियल लेवल पे। कॉमर्स के जो आपके सेक्रेटरी है उस स्तर की बात कर रहे हैं ना, कॉमर्स के सेक्रेटरी की, ये याद रखिएगा। उसकी 4थी बैठक जो थी वो 2016 में जो है वो आयोजित की गई थी और 1 अगस्त 2017, मतलब अगस्त 2017 की बात करेंगे तो भारत और जो आपका मैक्सिको है इनके बीच में आपके जो भी डिप्लोमेटिक रिलेशंस है उनकी 70th नंबर की एनिवर्सरी मनाई गई है। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। अब देखिए यहां पर जो है किस तरीके के संबंधों को यहां पर जो है वो प्रायोरिटी पे रख के और वहां पर कॉपरेशन और एक दूसरे के सहयोग की बात की जा रही है, हमको ये जानना चाहिए। और इस मीटिंग में जो है क्या बातें की गई, उन्हीं का तो कंटिन्यूएशन होगा आपका। तो दोनों पक्षों द्वारा अगर आप देखेंगे तो ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन, देखिए यहां पर वही सब लिखा गया है, एंड ऑडियो विजुअल कोऑपरेशन, जो आपका को प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, वहां पर भी जो आपकी सहकारिता की बात कर रहे हैं, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, है ना, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट के लिए जो है स्पेशल वहां पर नॉर्म्स बनाए जाते हैं। उसके अलावा आप देखेंगे कि जो आपका मार्केट एक्सेस फॉर एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट सैनिटरी एंड जो आपका फाइटो सैनिटरी मेजर्स है ना, जो आप लोग अल्फांजो के बारे में सुनते होंगे कि यूरोपियन यूनियन ने उसको बैन कर दिया क्वालिटी के कारण, वही सब मेजर्स हैं आपके, सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स बाय बोथ साइड, दोनों कंट्रीज के द्वारा। अ नंबर ऑफ बायलैटरल इश्यूज जिसमें इंक्लूडिंग है आपका कॉपरेशन फ्रेमवर्क एंड टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड, ठीक है ना, मेजर्स इंटेलेक्चुअल आईपीआर के संदर्भ में, कॉपरेशन टूरिज्म के क्षेत्र में, पीपल टू पीपल कांटेक्ट के बारे में बात की गई। ये सब जो मुद्दे डिस्कस किए गए, मोर और लेस सारी चीजें वही होती हैं जब बायलैटरल हम रिलेशन देखते हैं। कुछ स्पेसिफिक चीजें जैसे इजराइल पढ़ रहे हैं तो ड्रोन देख ले, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा है वो, है ना, मतलब इंटेलिजेंस जो विभाग है वहां का वो बहुत अच्छा है ना, हाइड्रोपोनिक्स वगैरह हम सीख रहे हैं उससे, है ना। तो ये सब चीजें जो स्पेसिफिक किसी कंट्री से रिलेटेड होती है वो याद रखना चाहिए। इसके अलावा दोनों कंट्रीज यहां पर एग्री हुई एक्सपेंड करने के लिए जो भी बायलैटरल आपके ट्रेड रिलेशंस हैं और उनको डाइवर्सिफाई, अब जो है ऑल सेक्टर्स पे, मतलब डाइवर्सिफिकेशन हर जगह देखा जा रहा है, विविधीकरण किया जाए जहां पर भी कॉपरेशन किया जा रहा है ट्रेड से संदर्भित, है ना, थ्रू इनहैंसिंग कॉपरेशन इन किस किस क्षेत्र में, फार्मास्यूटिकल जिसमें इंडिया की मास्टरी भी है, मेडिकल इक्विपमेंट्स, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, फिशरीज, फूड प्रोसेसिंग एंड एयरोस्पेस जो आपकी इंडस्ट्री। अब देखिए वही चीजें, अब इसमें 2 MOUs जो है आपके मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जिसको बोलते हैं, उसमें मतलब साइन किया गया। पहली चीज इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दूसरा फॉरेन ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी के लिए। पॉलिटिकल और जो आपका बायलैटरल कॉपरेशन है ना, तो आप देखेंगे कि 2015 में मतलब ये दोनों जो आपके देश हैं वो एग्री हुए, है ना, एग्री टू वर्क टुवर्ड्स अचीविंग स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बाय बोथ कंट्रीज, मतलब रणनीतिक साझेदारी, इंपॉर्टेंट कीवर्ड है 2015 में। इसके बाद आप देखेंगे एक जो आपकी प्रिविलेज पार्टनरशिप थी वो एस्टैब्लिश की गई थी 2007 में, है ना, ये टाइमलाइन बता रहे हैं दोनों देशों के संदर्भ में। उसके बाद जो है आपका इंडिया ऑफर्स 20 स्कॉलरशिप, जो आपके हैं स्कॉलरशिप का जो है आपका ऑफर किया है उसने 20 स्कॉलरशिप मैक्सिको के लिए अंडर द इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। तो देखिए जो आपके विभिन्न जो आपके देश हैं, डिफरेंट जो आपकी कंट्रीज हैं, उनके स्टूडेंट्स का जब आपस में इंटरेक्शन होता है तो वहां से क्या आदान प्रदान होता है,
किसका, नॉलेज का, उस संदर्भ में आप इसको समझिएगा, ठीक है ना। तो इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन प्रोग्राम एंड मैक्सिकन डिप्लोमेट्स आर ऑल्सो ट्रेन्ड इन, कहां, जो आपके FSIA फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, उसके अंतर्गत उनको ट्रेनिंग वगैरह भी दिया जाता है, ठीक है ना। तो पीपल टू पीपल जो है आपका यहां पर कांटेक्ट है और उसके द्वारा वहां पर ट्रेनिंग प्रोग्राम भी किया जा रहा है, तो इंटरेक्शन हो रहा है ना, वो सब चीजें आप समझिएगा यहां पर। इसके अलावा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बारे में बताया जा रहा है कि भैया हम क्या इंपोर्ट करते हैं आपके मैक्सिको से, तो आपका क्रूड ऑयल है, आयरन है, स्टील है, इलेक्ट्रिकल गुड्स है, मशीनरी है, ऑर्गेनिक केमिकल्स है, व्हीकल्स है और भी आपके ऑटो पार्ट्स हैं, बहुत सारे और भी चीजें हैं जो आयात करते हैं। ये मेन जो आपके जो भी आपकी स्क्रिप्ट है वो बताई गई है यहां पर, ठीक है ना। इसके बाद आप देखेंगे एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया टू मैक्सिको, है ना, मतलब मैक्सिको से, मतलब एक्सपोर्ट जो किया जा रहा है भारत से मैक्सिको के लिए, निर्यात की बात कर रहे हैं। तो ऑर्गेनिक केमिकल्स करते हैं हम, इलेक्ट्रिकल मशीनरी करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट करते हैं, एल्यूमिनियम के प्रोडक्ट्स, रेडीमेड गारमेंट्स, आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट्स एंड जेम्स एंड ज्वेलरी, व्हीकल्स एंड ऑटो पार्ट्स एटसेट्रा, इंडिया एक्सपोर्ट्स टू मैक्सिको। देख जाइएगा, नॉर्मल सी चीज है, इसमें क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसके बाद जो है मतभेद की बात करेंगे, तो यूएनएससी में जो आप देखते हैं ना कॉफी क्लब, तो उसका ये पार्ट है मैक्सिको। तो जो यूएनएससी में भारत और जो आपके देश जो सुनते हैं, जापान, जर्मनी, ब्राजील, है ना, तो इनकी जो मांग है आपकी कि यूएनएससी में रिफॉर्म किया जाए और नए जो है आपके परमानेंट मेंबर्स वहां पर क्या है बनाए जाए, है ना। भारत अपनी दावेदारी रखता है, हर कंटिनेंट से बात की जाती है तो भारत अपनी बात करता है, वहां पर फाउंडिंग मेंबर्स भी रहा है, इसलिए हमारी मांग भी जो है वो बिल्कुल क्या है, सही है, जेन्युइन है, तो उसका अपोज करता है मैक्सिको, याद रखिएगा आप, ठीक है ना। उसके अलावा आप देखेंगे कि जो आपका एनपीटी है, न्यूक्लियर जो आपकी डील है, उसके संदर्भ में दोनों के बीच में जो है अलग अलग विचार रहे हैं, डिफरेंट व्यूज हैं मैक्सिको और इंडिया के, है ना। और ड्यूरिंग जो आपकी इंडियन प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्रधानमंत्री जी की विजिट थी 2016 की, उसमें मैक्सिको ने सपोर्ट भी किया था कि इंडिया को जो है एनएसजी का जो है आपका ग्रुप में मतलब क्या किया जाए, सम्मिलित किया जाए, है ना, एनएसजी में। उसके बाद आप देखेंगे न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है, क्या होता है ये, इसके बारे में डिटेल में बताइएगा नीचे। मैक्सिको हैज बीन अ मेंबर ऑफ द कॉफी क्लब, मैंने आपको बता दिया, यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस व्हिच इज कंट्रेरी टू द आइडियोलॉजी ऑफ इंडिया एंड अदर जो आपकी कंट्रीज हैं, जापान, जर्मनी और ब्राजील। इसके बाद आप देखेंगे कि दोनों जो आपकी कंट्रीज हैं, इसी कारण जो आपके यूएनएससी वाला जो आपका इशू है कि उसमें रिफॉर्म किया जाए, तो दोनों के बीच में मतभेद देखा जा सकता है, नॉर्मल सी चीज है। इसके बाद आगे की ओर चलेंगे, मैप वाइज यहां पर ज्योग्राफिकल लोकेशन बताई जा रही है मैक्सिको की। और यहां पर जो नेक्स्ट न्यूज है हमारी, ये वर्ल्ड जो आपकी इकोनॉमिक आउटलुक अभी जो है आपका एक डेटा से संदर्भित आपका क्या निकाला इन लोग, मतलब रिपोर्ट निकाला है ना, और उसमें बताया है उन्हें, इसका जो टाइटल दिया है इन्होंने, कौन निकालती वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, जो आपकी रिपोर्ट है ना, थर्ड पेपर से रिलेटेड है, ये आपका डेटा कहीं भी यूज कर सकते हैं इकोनॉमी का, अगर कोई क्वेश्चन लिख रहे हैं आप, है ना, मेंस में, और डायरेक्टली भी पूछा जाता है कि रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, तो कौन करता है, IMF करता है, कौन करता है, IMF करता है, याद रखिएगा। ये आप लोगों को पता ही होगा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो क्राइसिस होता है उस समय जो है आपका ये लोन वोन देता है आपका, है ना, IMF वगैरह, वर्ल्ड बैंक सॉफ्ट लोन देता है, ये सब जानकारियां होने चाहिए। तो 2020 की जो रिपोर्ट है उसका टाइटल बताया इन्होंने, अ लॉन्ग एंड जो आपका आर्डस क्लाइंब लिखा हुआ है ना, लंबी और आपकी बहुत कठिनतम जो आपकी चढ़ाई बोला जा रहा है, वही पैंडेमिक के कारण है। और इसमें कुछ डेटा बताया गया, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है, सिर्फ प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको सिर्फ कोट कर सकते हैं हम। सबसे पहली चीज जो आपको जानने की जरूरत है, रिलीज कौन करता है भैया, तो IMF करता है। इसका टाइटल याद रखिएगा, जो आउटलुक अक्टूबर जो आपकी 2020 रिपोर्ट का जो आपका टाइटल है, अ लॉन्ग एंड डिफिकल्ट असेंट बात कर रहे हैं यहां पर। इसके बाद ये जो आपकी रिपोर्ट है, इसमें इन्होंने बोला है कि जो भी ग्लोबल आपका आउटपुट है वो आपका श्रिंक होगा, उसमें संकुचन देखा जाएगा 4.4% का 2020 में, है ना, इस रिपोर्ट के अलावा देखा गया है ये। उसके अलावा बोल रहे हैं कि 2021 में आफ्टर 2021 की बात कर रहे हैं कि ग्लोबल ग्रोथ जो एक्सपेक्टेड की जा रही है, एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो मॉडरेट हो जाएगी, है ना, मीडियम टर्म पे 3.5%। ये सारे डेटा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, है ना। इसके अलावा की फाइंडिंग्स जो है यहां पर बताई जा रही, वही चीज यहां पर लिखी गई है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं, है ना, जहां पर एनालिसिस की जरूरत नहीं होती है, वहां पर हम थोड़ा सा आपका टाइम को क्या करेंगे, सेव करेंगे। इसके बाद यहां पर इंडिया के बारे में कुछ जो है इंपॉर्टेंट यहां पर चीजें बताई गई हैं। तो सीधी बात है, ब्रिक्स जो कंट्रीज हैं उसके अंतर्गत देखा गया है कि सबसे जो आपकी ज्यादा जो ऋणात्मक प्रभाव पड़ रहा है आपका, है ना, ग्रोथ वगैरह में, वो वहां पर भारत में देखा जा रहा है। मतलब ये बोला गया है कि इंडियाज इकोनॉमी
इकोनॉमी इज प्रोजेक्टेड टू कॉन्ट्रैक्ट बाय 10.3% इन 2020, द स्लोएस्ट अमंग ब्रिक्स कंट्रीज। ठीक है ना, ये बोला गया है आपका, ठीक है ना, प्रोजेक्शन दिया गया है 2020 और 2021 के लिए, है ना। इंडिया की बात कर रहे हैं तो बोल रहे हैं कि जो हमारे यहाँ जो कॉन्ट्रैक्शन पूरी वैश्विक जो आपकी जीडीपी है उसमें तो देखा ही जा रहा है, तो उसका इंपैक्ट भारत में जो आपका देखा जाएगा मिला जुला जो पैंडेमिक और पूरा वर्ल्ड में जो आपका स्लो डाउन है उसके कारण, तो 2020 में कॉन्ट्रैक्शन बता रहे हैं संकुचन की जितनी टोटल है आपकी उसमें -10.3, और 2021 में फिर धीरे से फिर वहां पर ग्रोथ होगा, मॉडरेट लेवल में आएगा, 8.8% हो जाएगा। तो यहां पर जो है आपका ये चीज याद रखिएगा, वही चीजें यहां पर बताई जा रही हैं, ठीक है ना, कि जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है हमारे यहाँ कॉन्ट्रैक्शन का करंट फाइनेंशियल ईयर में ड्यू टू कोविड-19 जो आपकी पैंडेमिक है वो आपका 10.3% है, ठीक है ना। मतलब क्या है, मतलब संकुचन है, ऋणात्मक प्रभाव देखा जा रहा है ना। तो टेबल बनी हुई है उसमें सीधा लिखा गया 2020 के लिए -10.3, ठीक है ना। उसके बाद संकुचन है इसलिए माइनस में लिखा गया। उसके बाद आप देखेंगे कि करंट अकाउंट जो आपका बैलेंस है इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो 0.3% इन 2020 एंड 0.9% माइनस में है इन 2021, है ना। तो देखिए ये है क्या, इसमें सारे डेटा हमको कभी भी याद नहीं करना होता है। जो आपका करंट अकाउंट बैलेंस है उसमें जो प्रोजेक्टेड ग्रोथ की बात की गई है तो 2020 में बोल रहे हैं 0.3% है और 2021 में जो है माइनस जो है आपका 0.9%, नॉर्मल सी चीज है। इसके बाद आप देखेंगे कि यहां पर लिखा गया है कि इट इज एक्सपेक्टेड टू रीबाउंड विद एन 8.8% इंक्रीज इन अप्रैल 2021 कंपेयर टू द जून। तो बोल रहे हैं कि आने वाले टाइम पे जो है रिवाइव होगा, अपडेट विच विल बी एन अपग्रेड ऑफ जो आपका लिखा हुआ है 2.8%, है ना, अपग्रेड ऑफ 2.8% कंपेयर टू द जून अपडेट बात कर रहे हैं, और बोल रहे हैं कि 8.8% की ग्रोथ हो जाएगी वहां पर, ठीक है ना। अप्रैल 2021 की बात करें कंपेयर करके, जैसे बेस ईयर लेते हैं, और यहां पे ये भी बोल रहे हैं कि जो सीपीआई है आपका वो भी ग्रो करेगा आपका, है ना, 2020 में 4.9% और आपका 2021 में बोला जा रहा है 3.7% हो जाएगा, है ना। नॉर्मल सी चीजें हैं, ये डेटा है आपका और कुछ भी नहीं है। इसमें आप देख रहे हैं कि इट्स जून फोरकास्ट विल ड्रॉप बाय 5.8% पॉइंट। तो वैसे भी हर जगह जो है आपका ऋणात्मक प्रभाव देखा जा रहा है। अभी तो हमारे यहाँ पूरी तरीके से मार्केट में देखा ही नहीं गया, मार्केट तो जो है अपोजिट चल रहा है, वो तो ऊपर बैठा हुआ है ना। तो वो सब चीजें हैं, आप लोग कनेक्ट करके देख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर आईएमएफ के बारे में बताया गया, आपको पता है कि ये आपकी क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, आपकी क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें 189 कंट्रीज है। इसके इस्टेब्लिशमेंट जो है आपका 1945 में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर जो है आपका वॉशिंगटन यूएस में देखा जाता है, ठीक है ना। तो आप लोग देखते होंगे ब्रेटन वुड्स संस्थाएं, वर्ल्ड बैंक, है ना, WTO, IMF वगैरह, तो उसी के संदर्भ में आप इसको देखेगा। इसके बाद आगे की ओर देखेंगे इसका पर्पस और फंक्शन क्या होता है। तो सीधी बात है, जो आपका मतलब अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली है उसको स्टेबल रखना। मैंने बोला बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस होता है तो देशों को ये सहायता करता है, उसके बिहाफ पे शर्त वर्त रखते हैं, वो अलग अलग फीचर है। इट्स अदर फंक्शंस आर टू प्रमोट ग्लोबल मॉनेटरी कॉपरेशन, टू एंश्योर, क्या क्या इंश्योर करना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड, टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, टू प्रमोट सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड टू रिड्यूस पॉवर्टी अराउंड द वर्ल्ड, हैव टू वर्क इन द डायरेक्शन। नॉर्मल सी चीज है। इसके बाद आगे की ओर चलेंगे और जो नेक्स्ट न्यूज है हमारी बायोफोर्टिफिकेशन से रिलेटेड है आपकी, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्थ से रिलेटेड आपका इशू है ये आपका, है ना। पोषण वगैरह बढ़ाने के लिए इस तरीके के काम किए जाते हैं, न्यूट्रिशन, विटामिन हो गया आपका, विटामिन हो गया, और भी इसेंशियल जो आपकी चीजें होती है, मिनरल्स वगैरह, वो वहां पर क्या किया जाता है, वहां पर एम्बेडेड किया जाता है जो आपकी फसलें वगैरह हैं, है ना। इसलिए इसको जो है बायोफोर्टिफिकेशन और एक फूड फोर्टिफिकेशन होता है। जब किसी फूड को आप इनटेक करते हैं ना, डायरेक्टली जो मिलता है, वहां पर भी जो आपको मार्केट में बहुत सारे आपके ऐसे प्रोडक्ट होते हैं, है ना, जिसमें जो है आपके उनकी न्यूट्रिशियल वैल्यू को इनहेंस करते हैं। जब किसी फूड में किया जाता है उसको फूड फोर्टिफिकेशन, और जब आपकी कोई फसल को उगाया जा रहा है, हाँ, है ना, जैसे कैरोटीन, रिटिन जो आप देखते हैं, है ना, कि उसको मिला के जो है कई सारे राइस वगैरह जो है पोषित, जो आपके पोषण वाले जो राइस है, न्यूट्रिशियस राइस, वो वगैरह ग्रो किए जाते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, आप लोगों को पता होगा। तो उसी के बारे में अभी रेफरेंस ये है कि अभी प्रधानमंत्री जी ने 8 फसलों को जो है आपके बायोफोर्टिफाइड किस्में जो है आपकी, जो 8 फसलें हैं उनकी जो आपकी 17 जो आपकी बायोफोर्टिफाइड किस्में हैं
है ना, जो आपकी किस्में हैं उसको राष्ट्र को समर्पित किया है। नॉर्मल सी चीज है, ये याद नहीं करना 17 की हैं 18 की हैं, बायो फोर्टिफिकेशन हमको पढ़ना है यहाँ पर। तो ये जो है इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो सीधी बात है, जो आपकी ये किस्में हैं, ये न्यूट्रिशनल जो इनकी वैल्यू है वो नॉर्मल जो आपकी फसल है उससे 3 टाइम्स ज्यादा है, मतलब न्यूट्रिशनल वैल्यू उसकी अधिक है, तो वहां पर हम उसको एड्रेस कर पाएंगे। जो आपका क्या है माल न्यूट्रिशन होता है ना, जिसको बोलते हैं ना माल न्यूट्रिशन वगैरह बोलते हैं, ठीक है, कुपोषण के अंतर्गत समझ लीजिए, तो उसको जो है वहां पर एड्रेस करने में इससे सहायता मिलेगी। उसके अलावा ये कि जो भी आपकी फसल की ये जो आपकी किस्में हैं, जो हमारे यहाँ सामान्य भारतीय लोग हैं, है ना, उनकी जो मतलब हैबिट है, अभी भी हम देखते हैं ना, एक तो होता है कि पेट भर लेना, दूसरी चीज है कि जिसको बोलते हैं ना हम संतुलित आहार, बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का मतलब ही क्या है कि जो आवश्यक इसेंशियल जो आपके मिनरल्स हैं, वाइटामिन हैं, जो विटामिन वगैरह हैं, प्रोटीन है, वो आपको बराबर मात्रा में मिलता रहे, तो उसको इंश्योर करेगा आपका ये, ठीक है, नॉर्मल सी चीज है। इसकी इंपॉर्टेंस जो है ये यही बता रहा है, दिस प्लेट विल बी अबाउट 3 टाइम्स मोर न्यूट्रिशियस देन द प्रीवियस प्लेट विच विल हैव अ गुड इफेक्ट ऑन हेल्थ। जब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तभी तो जो है आपका दिमाग अच्छा होगा, दिमाग अच्छा होगा तभी आप स्किल डेवलपमेंट कर पाएंगे आप अपना, तभी जो है आप रोजगार को क्या कर पाएंगे, अच्छी जगह जो है रोजगार प्राप्त कर सकेंगे, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है उसके बाद जो है आप क्या करेंगे, हेल्प कर सकेंगे, आप मानव पूंजी से राष्ट्रीय पूंजी, नेशनल कैपिटल, सोशल कैपिटल के रूप में वहां से परिवर्तित हो सकेंगे। नॉर्मल सी चीज है, इसमें कुछ है नहीं, लिखने का तरीका है केवल। यहां पर लिखा है इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो हाईएस्ट प्रायोरिटी टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर एग्रीकल्चर एंड न्यूट्रिशन, इट इज अ टेस्टामेंट टू द रिजॉल्व टू कंप्लीटली एलिमिनेट, जो आपकी हंगर की बात कर रहे हैं, स्टंटिंग, वेस्टिंग, ये सब लोग आप लोग सुनते होंगे ना, एंड माल न्यूट्रिशन, दोनों का एड्रेस करना है। यही आपका यहां पर क्या है, कीवर्ड है। बाकी सब कुछ यहाँ पर जो लिखा गया वो लिखने का तरीका है ना। इसी स्कीम के द्वारा जो है इस जो हंगर है और माल न्यूट्रिशन उसको एलिमिनेट करना है। ये एफर्ट्स विल बी मेड टू रीच एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी विद न्यूट्रिशियस फूड। तो भैया इंक्लूजन की बात किया जा रहा है, बिल्कुल सही बात है, समावेशी विकास, और जो आपका क्या है यही तो है और क्या है, सो दैट द गोल ऑफ अ हेल्दी सोसाइटी कैन बी रीच्ड। बिल्कुल ठीक बात है, जितना ज्यादा हेल्दी होगी सोसाइटी तो जो आपका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना पैसा जो खर्च हो रहा है गवर्नमेंट का वो बचेगा तो कहीं और कर सकेगी। उसके अलावा ये कि आप देखिए कि जो आपके मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लोग होते हैं, हमारे यहाँ इंश्योरेंस जो कराने का इतना एटीट्यूड नहीं है भारत देश में, तो जैसे ही कोई बेचारा कितना भी कमा के रखा हो तुरंत जो है वो पॉवर्टी लाइन में, बिलो पॉवर्टी लाइन आ जाता है। क्यों? क्योंकि एक बार आप हॉस्पिटल जाइए, आपको पता है कि कितनी जो समस्याएं हैं भारत देश में और कितना पैसा वहां पर खर्च होता है उन सब चीजों में, और हेल्थ जो है उसका मतलब मॉनेटरी टर्म्स में कोई कंपैरिजन ही नहीं है ना, सबसे कीमती चीज है। इसके बाद ये बताया जा रहा है कि बायोफोर्टिफिकेशन होता क्या है ना, तो सीधी बात है, जो भी आपकी ट्रेडिशनल है ना, जो भी आपकी ट्रेडिशनल मेथड्स है जिसके द्वारा आप कोई फसलें वगैरह उगाते हो, तो उसमें जो है आपके विटामिन, मिनरल्स, उसकी डेंसिटी में क्या करना, वृद्धि करके, है ना, जो आपकी खाद्य फसलें हैं उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू में एनहांसमेंट की जाती है, ताकि जो है आपकी जो भी ये फसल है उसमें जो है अधिक से अधिक जो आपकी न्यूट्रिशनल जो आपके एलिमेंट्स हैं उनको एम्बेडेड किया जा सके, अधिक से अधिक पोषक तत्वों को उसमें युक्त किया जा सके, ठीक है ना। इसके द्वारा जो है आपका जैसे प्रो विटामिन है आपका, है ना, उसके प्रो विटामिन ए है, कैरोटीनॉइड्स है, जिंक, आयरन और भी कुछ विटामिन और खनिज शामिल हैं जिनकी डेंसिटीज बढ़ाई जाती है, जो एसेंशियल है आपकी बॉडी के लिए जो जरूरत है वो सब चीजें उससे मिलाई जाती है। उसके अलावा ये लिखा गया है यहाँ पर कि बायोफोर्टिफिकेशन और जो आपका फूड फोर्टिफिकेशन उसमें क्या डिफरेंस है। तो बायोफोर्टिफिकेशन जो है आपका जब फसल ग्रो की जाती है तो उसमें न्यूट्रिएंट्स को क्या किया जाता है, जो पोषण है आपके न्यूट्रिएंट्स है उनको डायरेक्टली वहां पर एम्बेडेड किया जाता है जब क्रॉप को ग्रो कर रहे होते हैं। और जब फूड फोर्टिफिकेशन की बात करेंगे, है ना, तो क्या ऐड करते हैं उसमें, ट्रेस अमाउंट ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स टू फूड्स एंड इंक्रीज देयर न्यूट्रिएंट्स। तो सीधी बात है, खाद्य पदार्थों में जो है जो आपके माइक्रो जो आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, उनकी मात्रा जोड़कर उनके पोषक जो आपकी क्या है क्षमता है उसको भी वहां पर संवर्धित किया जाता है, ठीक है ना, वहां पर भी इनहैंसमेंट देखा जाता है जो आपकी न्यूट्रिशनल वैल्यू है उसकी। इसके अलावा जो नेक्स्ट हमारी न्यूज है ये भी आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है, राइस इन प्राइसेस ऑफ पल्सेस, ठीक है ना। तो यहां पर क्या है, सबसे पहले तो रेफरेंस दिया है इन्होंने कि भैया क्या कारण है कि हमारे यहां जो है अभी ये न्यूज रखी गई। देखिए होल्डिंग वगैरह की बहुत समस्या है हमारे यहां, है ना, तो वो सब चीजें आप लोगों को पता होगा, पेपर 3 एग्रीकल्चर का कोर टॉपिक है ये। रेफरेंस ये है कि अभी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो बफर स्टॉक है, बफर स्टॉक क्यों रखा जाता है,
किसी भी इमरजेंसी में किसी जो आपकी आवश्यक इसेंशियल जो आपकी कमोडिटीज हैं उसकी कमी अगर पड़ती है तो सरकार जो है उस कमी से निपट सके, लोगों को उसकी पहुंच सुनिश्चित कर सके, है ना, इसके लिए बफर स्टॉक बनाया जाता है। तो भैया अभी जो है वो रिटेल बाजार में उन्होंने भेजने की योजना बनाई है, कितनी, 40,000 टन जो आपकी तुअर दाल होती है ना, केंद्र सरकार ने, ताकि जो कीमतें हैं उसको क्या किया जाए, स्थिर किया जा सके। कीमत कब बढ़ती है, जब सप्लाई कम होगी, डिमांड बहुत ज्यादा होगी, तो लोग बिडिंग करेंगे तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। इकोनॉमिक्स का कोर आपका बिल्कुल सिंपल सा क्या है, कॉन्सेप्ट है। अब इसमें जो वृद्धि की बात की जा रही, तो जो क्या है इसमें, तो आप देखेंगे कि उड़द और तुअर की दाल की बात कर रहे हैं आप, है ना, ब्लैक ग्राम उड़द और जो आपका तुअर दाल है आपका, है ना, पिजोनिपिया जो लिखा गया है ना, पिजन पी बोला जाता है इसको, पिजियोन पी बोला जाता है, आप देख लीजिएगा इसको, ठीक है ना। तुअर दाल है वो आपकी अरहर की दाल है। तो इसके जो प्राइजेस हैं अभी जो आपके बढ़ रहे हैं, उसको रोकने के लिए जो है पिछले 2 हफ्तों में जो रेफरेंस देखा जा रहा है कि भैया यहां पर दिया गया डेटा कि 20% की बढ़ोतरी हुई है इसमें, है ना। जो इसके प्रमुख जो आपके खपत आपके केंद्र है, कंजम्पशन जहां पर जो आपका सबसे ज्यादा होता है, जैसे आपका आंध्र प्रदेश हो गया, केरला हो गया, महाराष्ट्र हो गया, बिहार हो गया और तमिलनाडु हो गया। तो लास्ट 2 वीक में इसमें 20% की बढ़ोतरी देखी गई है ना। तो इसलिए जो है यहां पर जो है इस तरीके के प्रावधानों को राज्य अपना रहा है, ठीक है ना। अब ऑन लिखा है एंड ऑल इंडिया लेवल द एवरेज रिटेल प्राइजेस ऑफ उड़द हैव इंक्रीज्ड बाय ऑलमोस्ट 40% ओवर द लास्ट ईयर। अब देखिए आप 40% का इंक्रीमेंट, वाइल एन एवरेज रिटेल प्राइस ऑफ अरहर दाल हैज सीन एन इंक्रीज ऑफ अराउंड 24, मतलब 24% की बात करें, 24% के अराउंड इंक्रीज देखा गया अरहर दाल के प्राइस में, और 40% जो देखा गया लास्ट ईयर की बात करें एवरेज रिटेल प्राइस में जो आपके इंक्रीमेंट देखा गया है ना। उड़द में 40% और आपका अरहर की दाल में जो है 24%। तो अब इसमें ये बता रहे हैं कि भैया कौन कौन सी जो आपके अटेम्प्ट मेड किए गए हैं आपके इरेडिकेट करने के लिए ये जो आपकी प्रॉब्लम है प्राइस राइज की। तो लास्ट मंथ जो आपका क्या है आपका, है ना, डीओसीए जिसको बोल रहे हैं, इंट्रोड्यूस्ड a mechanism to utilize the buffer stock of the national agricultural जो आपकी कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, NAFED का नाम आप हमेशा याद रखिएगा, which buy pulses from farmers at moderate to retail prices then supplying pulses to states and union territories। तो भैया उनको वहां पर रखा गया है कि जो है आपके वो जो है आपके एक वहनीय मूल्य में जो है आपके वहां पर उपलब्ध करा सकें। दे विल सेल इट इन फेयर प्राइस टू द स्टेट एंड पीडीएस सिस्टम जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है और राशन शॉप्स, सो दैट द प्राइसेस जो है आपके प्राइस है पल्सेस के वो उनको कंट्रोल किया जा सके। बताइए नॉर्मल सी चीज है, इसको तो आप अपने से भी लिख सकते हैं ना, ठीक है ना। जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ क्या है आपका डीओसीए जो लिखा है, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स है आपका, ठीक है ना। तो यहां पर जो है आपका NAFED के द्वारा बफर स्टॉक है उसको यूज करने की प्रणाली का उपयोग किया गया। इसके अलावा एमएसपी की दर से भी जो है आपका, है ना, वहां पर जो है आपका रिटेलर्स जो है आपका दाल खरीद सकता है ना। NAFED जो है आपका राज्यों और यूटीज को दालों की आपूर्ति करने के लिए एमएसपी की दर से जो है वहां पर दाल खरीद कर सकता है, फिर राज्यों को, केंद्र शासित प्रदेशों को वहां पर उपलब्ध करा सकता है। और पीडीएस सिस्टम का मतलब वो कि जो आपकी राशन की दुकान की जो होती है उनके माध्यम से, है ना, कोऑपरेटिव जो आपकी मतलब सोसाइटीज वगैरह होती हैं उसके द्वारा जो आपकी वहां पर आपूर्ति वगैरह को वहां पर क्या कर सके, सुनिश्चित किया जा सके, ठीक है ना। इसके बाद आप देखेंगे वही चीजें लिखी गई हैं और यहां पर इन एडिशन टू दिस रिटेल इंटरवेंशन जो आपका यहां कंज्यूमर अफेयर्स की बात कर रहे हैं, हैज आल्सो डिसाइड टू रिलीज 40,000 मेट्रिक टन्स ऑफ तुअर फ्रॉम द बफर स्टॉक इन द ओपन मार्केट सेल, है ना, इन ऑर्डर टू ईच द रिटेल मार्केट at a faster pace and release pulses in the market. Availability should be ensured so that there is no black market and price rise in the market। सीधी बात है यार, होल्डिंग वगैरह होता है तो वहां पर ब्लैक मार्केटिंग होती है, इसी को तो बोला जाता है कि काला बाजारी की जा रही है। तो उसके लिए एमएसपी हो गया आपका, ठीक है, उसके लिए बफर स्टॉक हो गया आपका, ऐसे लोगों के ऊपर जो है आपका दंडात्मक कार्यवाही करना है, यही सब तो आपका होगा। यहां पर क्या होगा आपका, और NAFED जो है वहां पर एक ब्रिज के रूप में काम करता है, इंपॉर्टेंट संस्था है, याद रखिएगा आपको, है ना, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, उसके बारे में देख जाएगा। इसके बाद आगे की ओर चलेंगे और नेक्स्ट फेज हमारा एमसीक्यू का है और इसके अंतर्गत पहला जो एमसीक्यू है, न्यू शेफर्ड जो आपका रॉकेट सिस्टम है उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो पहला स्टेटमेंट ये है कि भैया रॉकेट सिस्टम है डिजाइन किया गया है ना, टू टेक टूरिस्ट टू स्पेस नेम्ड आफ्टर एलन शेफर्ड जिसको बोला जा रहा है अमेरिका का फर्स्ट एस्ट्रोनॉट टू गो इनटू द
क्या है स्पेस, तो उसी के नाम पे रखा गया है आपका, है ना। इसको बिल्कुल ठीक बात है आपका, है ना। अभी आपको पता है ना, जो मतलब स्पेस टूरिज्म की बात की जा रही है, एलन मस्क जी लोगों का नाम सुना होगा आपने, स्पेस एक्स वगैरह का, उसी के संदर्भ में आप इसको भी रखिएगा। ये आपकी रॉकेट प्रणाली है जो पर्यटकों को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए क्या है, प्रतिबद्ध है। और इसका नामकरण जो है अमेरिका के प्रथम जो आपके स्पेस के लिए जो आपके एस्ट्रोनॉट गए थे, है ना, शेफर्ड, जिनका नाम है एलन शेफर्ड, उन्हीं के नाम पे रखा गया है। बिल्कुल सही है। दूसरा ये कि ये सिस्टम जो है आपका इज मेड बाय अमेजन, जो आपके फाउंडर है जेफ बेजोस, कंपनी ब्लू ओरिजिन। बिल्कुल ठीक बात है ना, उसी के द्वारा बनाया गया है। इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। तीसरा तो ये यहां पर ये है कि जो आपकी जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन है, उसने इसको बनाया है। अमेजन के आपके क्या है, वो आपके फाउंडर भी हैं आपके, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। तीसरा ये कि ये फ्लाई कर सकता है अप टू 500 किलोमीटर, ये गलत है। 100 किलोमीटर तक ये आपका फ्लाई कर सकता है फ्रॉम द अर्थ इनटू स्पेस, ये स्टेटमेंट गलत है आपका। एंड इट हैज जस्ट कंप्लीटेड इट्स 6 टेस्ट डिजाइन फॉर दिस पर्पस। तो यहां पर जो है आपकी हाइट जो है कि 500 किलोमीटर तक ये आपका फ्लाई कर सकता है, ये गलत है, फ्रॉम द अर्थ इनटू स्पेस। तो ये 100 किलोमीटर से, तीसरा स्टेटमेंट गलत है। ऊपर के दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। इसका आंसर आपका बोथ हो जाएगा, जो 1 और 2 है, और तीसरा आपका गलत है ना। तो 1 2 जिसमें दिया है बी में, वो आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और यहां पर जो है आपका इन्फ्यूजर के बारे में स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कौन सा ट्रू है। तो पहला ये कि ये आपका हाई रिजोल्यूशन सिटी स्केल मॉडल है जो लॉन्च किया गया है दिल्ली में, बिल्कुल ठीक बात है। दूसरा ये कि रिसेंटली आईएमडी ने इसको कंडक्ट भी कराया था टू चेक एयर पॉल्यूशन ऑन द रोड एंड टू चेक एयर क्वालिटी, बिल्कुल सही बात है। हाल ही में आईएमडी द्वारा सड़क पर जो आपकी वायु प्रदूषण है उसकी जांच करने के लिए और वायु की गुणवत्ता जांचने के लिए संचालित किया गया था, यह स्टेटमेंट भी आपका ट्रू है। तीसरा ये कि इट हैज बीन क्रिएटेड इन कोलैबोरेशन विद द फिनिश मेट्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, है ना, बिल्कुल ठीक है आपका। ये आपका फिनलैंड का है, उसी के सहयोग से बनाया गया। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपके यहां पर बिल्कुल ठीक है। ऑल ऑफ द अबव, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसी के साथ आज की वीडियो को हम यहीं पर विराम देंगे। नेक्स्ट वीडियो में कल कंटिन्यू करेंगे, तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।